रेसिस्टर इन द पैरेलल, यानी V इज इक्वल टू आई, यानी तो ओम्स लॉ से ही है। अब हम ऐसे ही इसको सीरीज को बनाएंगे, यानी पैरेलल हो गया, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल तो आप जान ही रहे हो, पहले हम इसके प्रीवियस जो बताए थे वो था सीरीज में, ये है पैरेलल में। तो इसी तरह उसमें क्या होता था कि जो वोल्ट होता था वो V1 V2 V3 के टर्म में आता था, और इसमें अब I1 I2 I3, यहाँ से I यहाँ जाएगा और तीनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिस तरह रेसिस्टेंस है उस तरह I1 I2 एंड I3। ओके, तो हम बात करेंगे I1 इज इक्वल टू V बाई R1, इक्वेशन फर्स्ट, और नेक्स्ट है I2 इज इक्वल टू V बाई R2 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, फिर I3 इज इक्वल टू V बाई R3। अब ऐसे ही इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे, यानी जो टोटल करंट है वो मेरा सेम होगा, यानी I1 I2 I3 इज इक्वल टू I, ये सेम होगा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे, यानी I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V बाई R, यानी V बाई R इज इक्वल टू, ये तीनों को ऐड कर दिए, यानी V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब इसको कंबाइन करें तो V बाई R इज इक्वल टू, V को कॉमन लिया इनटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो V से V कैंसिल हो गया, तो 1 बाई R प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर कोई भी रेसिस्टेंस सीरीज में है तो उसमें क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर वो पैरेलल में है तो R1 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाता है। ओके, अब यहाँ बात करना है कि दोनों में हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे जी, कि कौन सा सीरीज बेटर है कि पैरेलल वाला सीरीज है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो देखो इस तरह का डायग्राम बनेगा। अगर हमने तो यहाँ 3 दिया है, 3, यानी ये n टर्म तक भी हो तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn तक हम लोग सभी को ऐड कर देना है नॉर्मल सीरीज में। अब हम बात कर लेंगे पैरेलल का। अगर पैरेलल में कोई है n टर्म तक तो हम लिखेंगे 1 बाई R प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट डॉट 1 बाई Rn तक, माने रिवर्स करके रेसिप्रोकेटिंग करके ऐड करना है। अब हम कंपेयर करेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल सीरीज। सारे लोग बोलते हैं कि पैरेलल सीरीज का क्या एडवांटेज है, यानी सीरीज से अच्छा है पैरेलल। जो रेसिस्टेंस हम लोग सीरीज में करते हैं पैरेलल में करते हैं, तो दोनों को कंपेयर करके हम ये देखेंगे कि क्या एडवांटेज है पैरेलल का। फर्स्ट, इन सीरीज व्हेन वन रेजिस्टर फेल द सर्किट इज ब्रोकन। अगर हम सीरीज में कोई रेजिस्टर लगाते हैं तो अगर एक भी सीरीज का बल्ब या कोई भी इक्विपमेंट उसमें क्या डैमेज हुआ तो पूरा का पूरा सीरीज जो है डैमेज हो जाएगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट अगर पैरेलल में है तो अगर एक खराब हो रहा है तो एक ही ब्रोकन होगा, हमारा 2 3 नेक्स्ट जो भी बचा वो चालू रहेगा। तो इसलिए जो एडवांटेज है पैरेलल का वो अच्छा है। नेक्स्ट है कि डिफरेंट अप्लायंस रिक्वायर्ड डिफरेंट करेंट, This cannot be satisfied in series combination। अगर हम दोनों सीरीज में कंपेयर करें करंट का तो इसमें करंट कम लगता है और सीरीज में करंट ज्यादा लग रहा है, क्योंकि R1 प्लस R2 R3 वो कंबाइन करके जो हम लोग को इक्विवेलेंट सीरीज आ रहा है उसमें बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट है टोटल रेजिस्टर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस द कंपेयर टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सबसे बड़ी चीज है कि कोई चीज को हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा और किसी को रेसिप्रोकेटिंग करके जोड़ रहा है तो छोटा हो जाएगा, यानी ऐड करने पे भी डिफरेंट है। कोई डायरेक्ट हो रहा है, कोई रेसिप्रोकेटिंग करके ऐड कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग करके ऐड करने पे वो छोटा हो जाता है। यानी जैसे हम R1 प्लस R2 करें और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 करें तो दोनों के जो एडिशन है तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 यानी जो सीरीज का है और जो पैरेलल का है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में ये अलग हो सकता है, यानी जो पैरेलल वाला है वो बहुत कम होगा। ओके, इसलिए कि ये सीरीज और पैरेलल का एडवांटेज है। जो तो अगर दोनों का हम लोग सीरीज की बात करें, कॉम्बिनेशन की बात करें कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन बेटर है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर होता है। जैसे हम छोटा एग्जांपल भी देके बता सकते हैं, जब कोई घर में फंक्शन हो रहा होता है तो जनरेटर वाला जो है
पैरेलल में आपका कॉम्बिनेशन करता है, यानी एक अगर बल्ब बंद होता है तो टोटल नहीं बंद होगा, लेकिन जैसे घर में सीरीज में लगा हुआ है तो घर का मेन फेज कटा तो सारा का सारा घर का बिजली गुल हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस अगर लग रहा है किसी सर्किट में तो वाई जो एनर्जी कहाँ जा रहा है, तो हीट के रूप में वो इधर उधर जा रहा है। तो अब बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक करंट है तो हीट प्रोड्यूस होगा, वो हीट क्या है उसके बारे में देखेंगे कि इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिविटी द सोर्स ऑफ energy continuously get displayed in form of heat, it is the known as heating effect of electric current। अगर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हीट क्या होता है, जनरेट होता है, और उसी हीट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे V = H/Q। अब यहाँ Q कैसे है और H कैसे है, क्योंकि हीट का रिलेशन है एनर्जी से, एनर्जी का रिलेशन है वर्क से, ये तीनों लगभग सेम होता है और यूनिट होता है इसका जूल। तो यहाँ पे देखो अगर वायर के स्टडी कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हीट यानी V = H/Q। अब बात करेंगे I = क्या होता है Q/T, तो Q = क्या हो जाएगा IT। ओके, अब यहाँ बात करेंगे कि अगर V = H/Q है तो H = V/Q। अब यहाँ V के जगह यानी Q के जगह हम लोग लिखेंगे IT लिख दिया तो होगा H = VIT। ये भी एक फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला। अब यहाँ पहले से ही ओम्स लॉ से पता है कि V = IR, तो यहाँ पे V की जगह IR लिख देंगे तो H = IRIT, डबल I यानी I² RT, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो हीट से रिलेशन एनर्जी का, एनर्जी से रिलेशन है वर्क का, यानी W SI यूनिट ऑफ हीट जूल होता है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसके भी उपयोग यानी एप्लीकेशन रखे हुए हैं कि कैसे इसका यूज करना है। जो एनर्जी बर्बाद हम लोग समझ रहे हैं, जैसे बल्ब हम लोग जला रहे हैं तो उससे हीट जनरेट होता है तो इधर उधर चला जाता है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो फर्स्ट है हीटिंग इज द डिजायर्ड डिवाइस लाइक ए हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब बहुत ऐसी चीजें हैं जो इसका काम है सिर्फ हीटिंग के लिए, तो हम यूज करना शुरू कर दिए, जैसे हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इस तरह का। हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइस लाइक ए कंप्यूटर, रजिस्टर, इन टीवी। जैसे कंप्यूटर वगैरह में हीटिंग इफेक्ट के चलते ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, फैन में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है तो इक्विपमेंट खराब भी हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब। अब क्या होता है बल्ब में, सब लोग जान रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग 6, 7, 8 से ही, कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री C, यानी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइट बल्ब फिल्ड विद द नॉन रिएक्टिव गैसेज। और उस बल्ब में हम लोग टंगस्टन के साथ साथ नॉन रिएक्टिव गैस भरते हैं, जैसे आर्गन है, नाइट्रोजन है, इस तरह। तो हम लोग ये बल्ब का थोड़ा सा स्टडी करना था। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी पावर के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो हमारे जो मेन सर्किट होता है उसमें हम लोग फ्यूज वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में बताना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूज़ को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बहुत से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे हमारे मेन सर्किट है उसमें पहले ही घर से जाने के पहले ही हम सर्किट में फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ इज ए डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंस बाई स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एज द ओवरलोडिंग। अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी ओवरलोडिंग हो रहा है, ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि ज़्यादा आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस तरह का लोड बढ़ गया तो इसको ओवरलोडिंग बनेंगे। तो ओवरलोडिंग चाहे अदर किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो फ्यूज वहाँ से कनेक्शन को ब्रेक कर देता है और वहाँ से करंट जाना बंद हो जाता है और आपका जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला था, जैसे फायर लग सकता है, पूरे जो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल वो जल सकता है, इसलिए वो बचाता है फ्यूज। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए एक आइडियल फ्यूज में, इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, इसको सीरीज में ऐड करते हैं और मेन सप्लाई से यूज करते हैं। इट हैज दी लो मेल्टिंग पॉइंट, और फ्यूज जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा।
इट इज द लाइक वायर मेड ऑफ द मेटल और एलॉय लाइक ए कॉपर एल्यूमिनियम। ज़्यादा हम लोग कॉपर एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। आजकल बाजार में रेडीमेड भी आ गया है, नहीं तो पहले हम लोग कॉपर वायर को ऐसे ही नॉर्मल यूज़ करते थे। फिर इसमें आता है कि इलेक्ट्रिक पावर, ये लास्ट टॉपिक है जिसमें है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक पावर। जैसे हम पहले भी 9th क्लास में पावर के बारे में पढ़े हैं, मेन उसी तरह है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी रिलेटेड हीट से, हीट का रिलेशन है वर्क से, तो यानी क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। अब हमने पहले इसके पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, यानी H इज इक्वल टू VIT, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी एनर्जी बाई टाइम, यानी एनर्जी का H, यानी एक क्या रखेंगे VIT, T से T कैंसिल हो गया, यानी P इज इक्वल टू VI। एक इक्वेशन हो गया। फर्स्ट आएगा कि यही H होता है, हमने फिर बताया था कि I2IT, फिर लिखेंगे I2IT, T से T कैंसिल हो गया, यानी I2R, यानी ये भी एक पावर का हो गया, यानी पावर इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I2R। पावर इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, ये V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इज इक्वल टू करंट के स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिए हैं हीट के रिलेटेड, ये है इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm एंड 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in a 5 second will be। तो हमने एक सर्किट बनाया जिसका बैटरी है 6 वोल्ट का, ठीक है, और ये प्लस ये माइनस और 2 रेजिस्टेंस ऐड है R1 एंड R2 जिसका है 2 ohm एंड 4 ohm। अब इसके पहले हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन में पहले हमने गिवन लिखने है कि गिवन दैट यानी PD यानी V इज इक्वल टू 6 वोल्ट है, ठीक है, R1 2 ohm और R2 इज इक्वल टू 4 ohm। अब यहाँ पे T कितना है 5 सेकेंड। अब यहाँ पे आप लोग देख लिए कि 5 सेकेंड आ गया, तो फाइंड हीट डिसिपेट बाय ए 4 ohm रेजिस्टेंस, यानी जो 4 ohm है वहां पे हीट कितना डिसिपेट हो रहा है इसके बारे में निकलना है। तो हम प्रीवियस जो था स्लाइड उसमें हमने बताया है कि H इज इक्वल टू I2RT, यानी यहाँ पे R इज इक्वल टू हम R2 लेंगे, यानी यहाँ पे अब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 प्लस R2। R की जगह क्या है, R1 की जगह 2 ohm, 2 की जगह क्या है 4 ohm, यानी 6 ohm हो गया। यहाँ से हम निकालना है I इज इक्वल टू V/R, क्योंकि हमारे H का जो फॉर्मूला है I2RT है, तो ये निकालना बहुत जरूरी है कि I इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू, ये आ गया V इज इक्वल टू 6 और ये आ गया 6, तो ये दोनों कंबाइंड होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 एम्पियर। ओके, अब H इज इक्वल टू I2RT, I आ गया 1 यानी 1 का स्क्वायर, R का क्या रख लेंगे जी R1 R2 के बराबर, यानी 4 ohm के लिए बोल रहा है, तो यहाँ 4 इंटू टाइम क्या है 5, तो 5 इंटू 4 20 जूल, तो इसका आंसर हो गया हीट का 20 जूल। हम ये भी V इज इक्वल टू IR से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग रेजिस्टेंस लिया है इसलिए हमने यूज किया, यानी यहाँ जो H है वहाँ 20 जूल होगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।